हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सीटेट के जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों का आज हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछे गए थे सीडीपी के क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों का हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना किसी की देरी के हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन जो ये पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ये 2021 और 22 में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, इसमें हम लोग चलते हैं सीडीपी की तरफ। सीडीपी में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। ठीक, अब इसको जूम करने के बाद आप सभी लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको करवा रहे हैं। दिया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। पूछ रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास कब माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जाता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। दिया है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये राइट लग रहा है। फिर दिया है तीसरा ऑप्शन दिया है, में केवल परिणात्मक और परिवर्तन होते हैं। जहाँ कहीं पर भी अगर केवल वर्ड दिख जाए तो वो भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, नेगेटिव माना जाता है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा से बड़ा दिया गया है। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया है निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक, निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दिया है कि बच्चों के वयस्क और स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क से अधिक कौशल समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए गए प्रदर्शन का क्षेत्र होता है। ठीक, जो कि ये क्वेश्चन कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। फिर दूसरा नंबर दिया है कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए, परंतु वह नहीं कर सकता, जो कि ये हमारा क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ठीक, ये भी हमारा रॉन्ग दिख रहा है। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों के समाज और वयस्कों द्वारा निर्धारित विधि द्वारा कार्य करते, निर्धारित का कहीं पर दिख जाए तो वो भी हमारा नेगेटिव माना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा नेगेटिव है। तो सबसे अधिक हमारा आंसर जा रहा है किस नंबर पर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि बच्चों की वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क अधिक कौशलों समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित की जाने वाली प्रदर्शन के माध्यम के क्षेत्र से है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर थर्ड नंबर हमारा दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक कब करते हैं। ठीक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। ठीक, जैसा कि जीन पियाजे ने आपको, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक, तो 4 अवस्थाओं में हमें चौथा स्टेज हमें पूछा जा रहा है कि चौथे स्टेज में बच्चा क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चलते हैं कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ होता है, जो कि ये पहला नंबर पॉजिटिव दिख रहा है।
केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच आबद्ध है, यानी कि ये गलत। आबद्ध का मतलब नेगेटिव हो जा रहा है हमारा, ये नहीं हो सकता। संरक्षण और वर्गीकरण श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है, ये भी हमारा नेगेटिव दिख रहा है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे अधिक आंसर किस पर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्या कर रहा है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति करने में जो समर्थ होता है, चौथी स्टेज में आ जाता है। चौथी स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो कि फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग से भी एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। दिया है कि इसको थोड़ा सा और जूम कर लेंगे थे, तब पढ़ने में आसान होगा, यह दिखाई देगा अच्छे से। ठीक, अब इसमें दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्व बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसमें बस शॉर्टकट में आप समझिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग की वो अवस्था पूछना चाहता है कि जिसमें जो बच्चा यानी कि जो कोई व्यक्ति होता है, जैसे जो कोई व्यक्ति होता है अपने सामाजिक अनुबंधन को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कि दंड और आज्ञा अभिन्यास। फिर दूसरा दिया है सामाजिक क्रमबद्ध व्यवस्था अभिन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर पकड़ने वाला, देखिए सामाजिक दिया है, सामाजिक प्रणाली, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कि सामाजिक क्रम व्यवस्था का अभिन्यास, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का हार्वर्ड गार्डनर से आ गया। हार्वर्ड गार्डनर जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत ही। चलिए हम लोग पहले इसमें पहले आप देख लीजिए, इसमें पूछा जाए कौन सा जोड़ा सही है, यानी कौन सा जोड़ा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा आगे नीचे ऊपर नीचे दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार के अंत स्थिति यानी कि अनुपालन करता है, यानी कि अंत स्थिति का अनुपालन जो करता होगा वही सही होगा। अब चलिए प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर चार स्टेज दिए गए हैं, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। दिया है कि स्थानिक बुद्धि किसकी मानी गई है, तो मनोवैज्ञानिक की, जो कि ये नेगेटिव है। स्थानिक बुद्धि वे होते हैं जो मूर्ति बनाने में या खेत का मैप लेने में, या जो स्थान देखते हैं उस स्थान पर घर या बिल्डिंग बनाना होता है, तो वो आते हैं स्थानिक बुद्धि में आते हैं। ठीक, फिर दिया है कि अंतर व्यक्तित्व। ठीक, अंतर व्यक्तित्व में क्या हो जाएगा, विक्रेता, ये जो कि हमारा एक पॉजिटिव हो रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए कि अंतर व्यक्तित्व वो बुद्धि होती है जो दूसरे की बुद्धि को समझता है। जैसे कि आप कपड़े लेने गए दुकानदार पे, तो दुकानदार आपको समझ जाता है कि किस तरह के कपड़े लेने होते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर व्यक्तित्व, जो कि हमारा 2 नंबर बिल्कुल राइट हो रहा है। भाषिक बुद्धि जो होता है मूर्तिकार नहीं होता, क्योंकि भाषिक जो होता है वो भाषा बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। फिर शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी हो गया, जो कि ये भी नहीं होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा से बड़ा दिया गया है। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 6 नंबर में दिया है कि लेवास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ठीक, लेवास्की जो कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इस मनोवैज्ञानिक ने दिया, सामाजिक और सांस्कृतिक का। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो जो कि ये पॉजिटिव दिख रहा है। अभी और 4 ऑप्शन पढ़ लें। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। ठीक, ये अभी यंत्र द्वारा नहीं सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं, इनके अनुसार लेवल समाज के अनुसार सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, जो कि ये भी रॉन्ग है।
दिया है कि स्कीमा के परिकल्पना में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, जो कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक कौन सा हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा से बड़ा दे दिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होता है। कि एक प्रगतिशील कोई क्लासरूम है तो उसमें अधिगम प्रक्रिया के दौरान किस तरह के मूल्यांकन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कि बच्चों के मूल्यांकन में सहायक नहीं है, जो कि पहला हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक, फिर उसके बाद दिया है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसमें दिया है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन बेहद सफल और कम सफल असफल विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायक, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कि अगर आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो कोई असफल और सफल का आप उसे प्रयोजन नहीं दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को शिक्षण शास्त्र विचार करने में सहायक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा से जूम कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें दिया है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना। आप किसी भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उनकी जैविक अंतरों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद दिया है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि भूमिकाओं को आप प्रबल नहीं कर सकते क्लासरूम में। फिर दिया है कि एक ही लिंग की योग्यताओं का समूह बनाना, एक ही लिंग के योग्यताओं का समूह नहीं बना सकते हैं, किसमें, क्योंकि सभी लोगों को समान रूप से लेना पड़ता है। फिर ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि क्रियाकलापों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, जो कि हमारा 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर दिया गया है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। कि एक क्लासरूम में जो टीचर होता है बहुभाषात्व को कैसे समझता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कि एक गुण और साधन के रूप में समझता है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। एक रुकावट के रूप में नेगेटिव, एक समस्या के रूप में नेगेटिव, एक व्यवस्था के रूप में नेगेटिव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा बड़ा दिया, इसको जूम छोटा कर लें। देखिए इसमें दिया गया है कि बाल केंद्रित कक्षा है, जिसमें पूछ रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें अध्यापक अगर केवल कहीं पर वर्ड दिखाई दे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव माना जाता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अगर वर्गीकृत कहीं पर दिख जाती है भी हमारा नेगेटिव माना जाता है, उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक को पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करना चाहिए, दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भी हमारा नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो हमारा 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये सब जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। 2022 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, उन्हीं पेपरों को हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, फिर दिया है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है लेवस्की, ऑप्शन नंबर 2 दिया है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 दिया अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि BF स्किनर। तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो लेवस्की ने दिया है। ठीक, लेवस्की ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पर। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए कौन सी अधिगम सामग्री नहीं है। ठीक, कौन सी अधिगम सामग्री नहीं पूछ रहा है। दिया ऑप्शन नंबर है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी दिया है त्रिआयामी नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें और स्पर्शनीय सूचना पट्ट, ठीक, और छोटी मुद्रित वाली वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें इसमें से किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो छोटी मुद्रित वाले कार्यशीट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसमें सही दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 भी, जो कि अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा तो बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें नहीं देख सकता। ठीक, वो भी हमारा राइट आंसर दिख रहा है, मगर सबसे अधिक जा रहा है हमारा छोटे मुद्र वाली कार्यशीट जो होता है, जो कि ये बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा दिया, इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे कौन सा अंतर्निहित विचार है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक, यानी पृथक आप उसे नहीं कर सकते, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। मतलब पृथक मतलब बच्चों को आप अलग नहीं कर सकते, क्लास से बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक, दिया है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं के लिए नामांकित भी नहीं कर सकते कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है कि तेज है, ये भी रॉन्ग हो गया। दिया है अलग अलग अक्षमताओं वालों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना चाहिए। ठीक, ये हमारा कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लें कि दार्शनिक कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा का अवसर दिया जाए, कि दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अवसर अधिकार है, जो कि हमारा 4 भी क्या दिख रहा है, हमारा राइट आंसर दिख रहा है। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब हो जाएगा कि हमारा सबसे अधिक आंसर किस पर जा रहा है, तो सबसे अधिक हमारा आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ठीक, कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा। ठीक, सभी बच्चों को क्या करना है कि समान रूप से शिक्षा को ग्रहण करवाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। कि कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसको किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे सकते हैं। ठीक, ये कुछ पॉजिटिव दिख रहा है हमारा क्वेश्चन। वे प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी मतलब बंद क्वेश्चन वाले, जो कि हमारा नेगेटिव हो गया। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, गलत हो गया। विशिष्ट निर्देश नहीं दे, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये भी हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर कोई प्रतिभाशाली है उसको आप चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे तभी उसका टैलेंट
आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, आप उसे हल्के काम नहीं दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिया है कि पठन विकल्प बच्चों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है, कि पढ़ने वाले जो विकल्प होते हैं किस प्रकार दिया है कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक को संदर्भ को जानकर। ठीक, अगर कोई बच्चा घर से पढ़ने आता तो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति को कोई जानना अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो हमारा पहला तो रॉन्ग हो गया। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, ये भी नहीं। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसको भी समावेशी शिक्षा में शामिल इंक्लूड किया गया है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। दिया है कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से। ठीक, ये भी हमारा रॉन्ग। अगर कोई बच्चा पढ़ना में कमज़ोर है या तेज है तो उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक, दिया है उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करने के लिए। ठीक, अगर कोई जटिल समस्या है तो उनकी क्षमताओं को आकलन कर सकते हैं और उन्हें क्षमता के आधार पर आप उन्हें शिक्षा को ग्रहण करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को 15 क्वेश्चन जो पढ़ाएं CDPP के, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर प्रश्न में कहीं त्रुटि है या कहीं विकल्प में आप सभी लोगों को डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आयोग ने कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को अलग आंसर की माने थे, जो कि हम आपको ये गूगल से डेटा निकाल कर हम आंसर की बनाए थे और उन्हें आंसर की के आधार पर हम आपको ये क्वेश्चन करवाए थे। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आप सभी लोग पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।